गुड मॉर्निंग बच्चों। हम यूनिट सेकंड पढ़ने लग रहे हैं क्लास 12 से सॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के टाइप्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि भी जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो किस प्रकार से निकाली जाती है, जिसमें हमने मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस है वो क्या लेते हैं हम, सोल्यूट, डिजोल्व इन नोन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। जो सोलवेंट है वो स्पेसिफिक होगा, गिवन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। और जो सब्सटेंस या सोल्यूट लिया जाएगा वो किस में लेते हैं हम, ग्राम्स के अंदर लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, ग्राम्स के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई ये सॉल्वेंट ले लिया हमने, क्या ले लिया, सॉल्वेंट। इसमें हमने ऐड कर दिया सोल्यूट की मात्रा, क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट। ये जो सोल्यूट है वो किस में, ग्राम्स के अंदर। और ये सोलवेंट है वो पार्टिकुलर होगा, क्या होगा, पार्टिकुलर। अभी कितने डिजोल्व करवाता है सोल्यूट की मात्रा को गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं, सोल्यूबिलिटी। इसको नोट कर लो भाई। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance solute in grams dissolved in known amount of solvent या स्पेसिफिक नोवेट इन स्पेसिफिक नोवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट गिवन पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। क्या कहलाएगी ये, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। अब हमने क्या पढ़ा है इसमें कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कोई सब्सटेंस दिया है जो ग्राम्स के अंदर है, वो स्पेसिफिक नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने डिजोल्व होगी, जो पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे निर्भर करती है, उसी को हम सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अब जो ये सोल्यूबिलिटी है वो हम देखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जिसमें फर्स्ट इसका जो पॉइंट्स है या फैक्टर्स हैं वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। यदि सोल्यूट क्या लोगे आप, पोलर सोल्यूट है, जैसे ये हमने लिया वाटर H2, ठीक है, H2 क्या है, पोलर। ये जो ये सोल्यूट
पोलर वाला पोलर को ही डिजोल्व करवाएगा। किसको डिजोल्व करवाएगा? पोलर वाला पोलर को ही। ये हो गया पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट ले लिया। अब किसको डिजोल्व करवाएगा? पोलर सॉल्यूट को ही डिजोल्व करवाएगा, मतलब लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर को डिजोल्व करवाएगा। अब यदि नेचर नॉन पोलर है, जैसे बेंजीन ले लिया, क्या लिया हमने? बेंजीन। बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। यदि आप इसमें पोलर डिजोल्व करवाना चाहोगे, वो डिजोल्व नहीं होगा, तो क्या डिजोल्व होगा इसमें? नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व होगा। मतलब क्या हो गया कि ये नेचर पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर किस प्रकार का है, तभी वो सोल्यूबिलिटी होगी। तो यहां तक नोट करो। सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर। यदि किसी सॉल्यूशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो, तब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे। टेम्परेचर इंक्रीज किया, देन सोल्यूबिलिटी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कब होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस में। एंडोथर्मिक क्या होता है कि भाई ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ली जाती है, क्या होती है? हीट इवोल्व हो, उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। यदि प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक, उसमें क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। क्या हो जाएगी? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज, क्योंकि एंडोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होती है, मतलब वो पहले से ही हीट क्या करने लग रहा है? रिलीज करने लग रहा है। रिलीज करेगा तो सोल्यूबिलिटी घटने लगेगी। ये है टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी के ऊपर। थर्ड नंबर पे है इसमें प्रेशर। क्या है भाई? प्रेशर। थर्ड नंबर पे है प्रेशर। अब देखो प्रेशर कैसे क्या करेगा। अब जो स्टेट दी गई है वो फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? तो जैसे कि हम लेते हैं सॉलिड और लिक्विड, ये दो स्टेट है हमारे पास। क्या है? सॉलिड और लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड के अंदर हम देखते हैं कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है? कंप्रेसिबल होती है। तो प्रेशर के द्वारा हम इसको क्या नहीं कर सकते? सोल्यूबल नहीं कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कंप्रेसिबल होती है, ऑलरेडी कंप्रेसिबल। अब हम क्या लेते हैं? गैसीय स्टेट। गैसेस जो है उसमें हम क्या करते हैं? कंप्रेसिबल कर सकते हैं, मतलब प्रेशर के द्वारा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें तो पहले से ही कंप्रेस के द्वारा वो किस फॉर्म में हो जाती है? सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होती है। लेकिन जो गैसेस वाली है इसको कंप्रेसिबल के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसको कंप्रेस करके, मतलब प्रेशर के द्वारा आप इसको अफेक्ट कर सकते हो, सोल्यूबल कर सकते हो।
जैसे कि भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उसमें हम प्रेशर के द्वारा क्या कर सकते हैं, CO2 गैस डिजोल्व करवा सकते हैं। तो ये होगा प्रेशर का इफेक्ट। नोट करो यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं भाई, इसमें क्या है कि एक कोई लिक्विड दे दिया आपको, क्या दिया है, लिक्विड। इसमें गैसेस हम लेते हैं, जैसे O2 लेते हैं, N2 लेते हैं, ऐसे ही अलग गैस ले ली जो भी है, हीलियम है। एट प्रेशर पे इनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, कंप्रेस लिक्विड के अंदर। तो ये प्रेशर के द्वारा इसको सोल्युबिलिटी यानी सोल्यूबल कर सकते हैं। इस प्रेशर के ऊपर ही क्या होगी भी, हेनरी लॉ डिपेंड करेगा। अब हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, ये लॉ क्या होता है, तो देखो भाई, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid या solubility gas in liquid is directly proportional to the mole fraction। क्या होगा, to the mole fraction या solubility of gas in liquid phase, in liquid phase क्या होगा, in liquid phase the partial pressure is directly proportional to the mole fraction to the mole fraction of gas in liquid is called Henry's law। पार्शियल प्रेशर P होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, और जो मोल फ्रैक्शन है वो हम x ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ x। ए भी ले सकते हैं या ये अकेला भी ले सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया जाएगा KHX, क्या हो जाएगा KHX, इसको कहा जाएगा हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, हेनरीज कांस्टेंट। क्या बताया अभी, देखो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। कि कोई लिक्विड सरफेस है, ये लिक्विड है, इसकी सरफेस पे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ दैट गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सोल्यूबिलिटी है गैस की, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। ये नोट करो भाई, क्या कहेंगे इसको, हेनरीज लॉ। देखो भाई कि हमने जो हेनरी लॉ करवाया है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज is directly proportional
to the mole fraction in solution। ये हेनरी लॉ है। क्या है? हेनरी लॉ। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। अपनी एग्जाम के अंदर ही दिया है तो व्हाट इज हेनरी लॉ, तब इसको ये लिख सकते हो। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एच एक्स, ये हेनरी कांस्टेंट, सॉरी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो जाएगा और P इज इक्वल टू के एच एक्स, ये हेनरी कांस्टेंट है। अब ये हेनरी जो कांस्टेंट है ये क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्रेशर ऑफ गैसेस, या टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे, चेंज करेंगे तो ये हेनरी कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तो देखो जो हेनरी कांस्टेंट वैल्यू है, गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हेनरी कांस्टेंट है गैसेस का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आगे क्या बता दिया? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, लेकिन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को हमने डिक्रीज किया, क्या करते हमने डिक्रीज किया, तब सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। तो यहां तक नोट करो। अब आगे देखो भाई, जो हम ये लेते हैं इसमें के एच, ये क्या बताया हमने? हेनरी कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट क्या होगी इसकी? एटीएम या बार या मिलीमीटर होगी मरकरी पे। ये यूनिट हो जाएगी इसकी हेनरी कांस्टेंट की। सेम यूनिट एज दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर, सेम होगी पार्शियल प्रेशर पे। अब देखो जो केएच है, केएच बार के अंदर दी हुई है हमें, केएच बार के अंदर तो निकालोगे तो क्या हो जाएगा? गैसेस, जैसे अलग अलग गैस दे दी आपको, अलग अलग गैस दे दी। ये हेनरी कांस्टेंट की यूनिट बार के अंदर दे रखी है, जैसे कि आपको दे दी 140। कौन सी गैस की दे रखी है? हीलियम की। ऐसे ही दूसरी गैस दी है आपको, हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की दी है आपको 75 वैल्यू दे रखी है। ऐसे ऑक्सीजन की है 35। तो गैसेस का जो नेचर है और उसका किस प्रकार का सॉल्वेंट है, उनके ऊपर ये डिपेंड करेगी हेनरी कांस्टेंट। क्या करेगा ये? हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है गैस की नेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। यहां तक अच्छे से नोट कर लेना। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, क्या क्या एप्लीकेशन होती है हेनरी लॉ की भी? जो हेनरी लॉ है इसकी क्या एप्लीकेशन होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, सोडा वाटर होता है,
उसमें CO2 जो गैस है डिजोल्व होती है, वो हेनरी लॉ के कारण ही होगा ऐसा। मतलब जैसे ही आप किसी कोल्ड ड्रिंक्स को खोलते हो तो उस टाइम उसमें बबल्स बाहर आते हैं। मतलब बबल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, गैस मिक्स होती है, और वो गैस होती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, नोट कर लेना, वो CO2 गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होगी? CO2 गैस डिजोल्व करवाई जाती है। तो देखो इसमें टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2, तो इसमें नोट कर लेते हैं, इसको आप भी नोट कर लेना। टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, क्या हो जाएगा भाई? सोडा वाटर। द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपको ये नोट करना है, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर। जो बोतल है वो सील की जाती है अंडर एट हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा लगा के उस बोतल के अंदर CO2 मिक्स की जाती है, और जैसे ही आप बोतल को ओपन करते हो देन CO2 गैस कम्स आउट द बोतल। ये हो गया हेनरी लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड जो है वो होती है टू अवॉइड द बेंड्स, मतलब जो बैंड्स आते हैं हमारे शरीर के अंदर, क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बैंड्स आने शुरू हो जाते हैं इन स्कूबा डाइवर्स। तब क्या करते हैं? एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम, एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। देखो भाई, स्क्यूबा डाइवर्स क्या होते हैं? पनडुब्बी बोलते हैं जिसको, क्या कहते हैं? पनडुब्बी। तो जैसे ही जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं या जिसको हम गोताखोर कहते हैं, क्या कहेंगे? गोताखोर कहते हैं। वो समुद्र की गहराई में जब उतरते हैं तो अपने पीछे क्या लेके जाते हैं? एक सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? सिलेंडर। आपने मूवी के अंदर देखा होगा कि कोई व्यक्ति या कोई गोताखोर जो समुद्र में जाता है तो क्या करेगा? अपने साथ है पीछे एक सिलेंडर बंधा होता है, वो लेके जाएगा, और माउथ के ऊपर उसके ऊपर एक वो ऑक्सीजन, वो सांस लेने के लिए पाइप सी लगी होती है, तो लगी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सिलेंडर होती है उसके अंदर गैस होगी, ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। क्या होगी? नाइट्रोजन भी होती है। लेकिन जैसे ही वो गोताखोर वाटर की सरफेस पे आएगा तो उस टाइम उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसमें उसकी जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें क्या आ सकते हैं? बैंड्स आ सकते हैं। उसको खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाएगी? हीलियम। और ये जो गैस होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और हीलियम, इनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट परसेंटेज के अंदर होती है, अलग अलग परसेंटेज के अंदर इनको मिक्स किया जाता है। तो ये क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि ये बैंड्स को
रोक सके। तो इसमें भी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन होती है। भी सेकंड, अब थर्ड नंबर पे एट हायर अल्टीट्यूड। हायर अल्टीट्यूड क्या होता है कि ऊंचाई पर जाने वाले पर्वतारोही बोला जाता है, जिसको क्या कहते हैं, पर्वतारोही। वो भी क्या करते हैं, अपने साथ गैस का एक सिलेंडर लेके जाते हैं। क्या लेके जाएंगे, गैस सिलेंडर लेके जाएंगे। तब क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। जब ये ऑक्सीजन की कमी होगी तब बॉडी की जो टिश्यू है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, या थोड़ा माइंडली कॉन्शियसनेस हो जाता है। मतलब उस टाइम भी एक डिजीज हो जाएगी उसके अंदर, एनोक्सिया। क्या कहते हैं वो डिजीज, एनोक्सिया डिजीज हो जाएगी। एनोक्सिया प्रॉपर उसके बॉडी के पार्ट्स हैं वो फंक्शन नहीं करेंगे। तो उस टाइम, और जैसे जैसे आप ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी आएगी तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ये भी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है। फोर्थ नंबर पे कहां पर इसका यूज किया जाएगा, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन जो है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लंग्स मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, वो प्रॉपर काम करवाने के लिए भी क्या होता है, ये हेनरी लॉ की एप्लीकेशन के अंदर ही काउंट होता है। तो इनको नोट करो। ये जो हेनरी लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है, तो इसको अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट है भाई लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ की कमियां, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां, क्या क्या कमी होती है। कोई भी जैसे कि लॉ दिया जाता है, कोई भी चीज बनाई जाती है, उसमें उसकी एडवांटेज भी होती है, इंपॉर्टेंस भी होता है, और उसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, डीमेरिट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हेनरी लॉ की क्या लिमिटेशन है, तो सबसे पहले हम इसमें नोट करते हैं कि भाई देखो क्या बताया गया है, द प्रेशर शुड बी लो। क्या बता दिया, द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई देन दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। वहां पर ये लॉ काम नहीं करता। कब, जब प्रेशर क्या होगा, लो हो। क्या हो, प्रेशर लो हो और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, उस टाइम ये हेनरी लॉ काम नहीं करेगा। तो एक तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका जो सेकंड पॉइंट है ये नोट करना है आपको, द गैस शुड नॉट अंडरगो, द गैस शुड नॉट गो अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन। द गैस would not undergo compound formation सर भाई, the gas should not undergo compound formation with the solvent
और डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इन द solvent, इन द solvent। अब ये जो लॉ है ये कहां पर काम नहीं करेगा, जब गैस शुड नॉट गो अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन, जब कंपाउंड नहीं बनेगा विद द सॉल्वेंट, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्वेंट्स। ठीक है भाई, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। ओके बाय, थैंक्स।